हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे और अपना आप लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला देखते हैं, यह निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है। पर्यावरण स्तर जो है प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण कौन सा जो है या फिर तकनीक जो है अच्छा रहेगा। पहला देखते हैं, परियोजना कार्य। दूसरा दिया है क्षेत्र भ्रमण। तीसरा दिया है जर्नल लिखना। चौथा दिया है विचार मानचित्रण। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका जो होता है वो होता है एक क्षेत्र भ्रमण और परियोजना कार्य। एक और दो, ये दोनों होने चाहिए। बाकी जनरल और विचार मानचित्रण इसकी कोई विशेषता नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो सही है, तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इम्पोर्टेंट है। मीरा कुमार, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज या फिर पूर्वी जोशी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ, जो कि भारत के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज थी या फिर न्यायाधीश थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ऑप्शन ए दिया है। देखिए एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उस प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नहीं है पूछा है। हाँ नहीं पूछा है, नहीं है। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धारण। अगला देखते हैं। देखिए दिया है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। कहने का जो प्रश्न कर रहा है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए कौन सा शिक्षण युक्ति मतलब किस प्रकार का शिक्षण किया जाए कि अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन ए दिया है, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन बी दिया है, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। अगला देखते हैं। देखिए इसमें जो है ऑप्शन कट गया है, तो जो इसका जो राइट आंसर था हम बता दे रहे हैं। खेल सृजनात्मक क्रियाओं का व्यक्त रूप है, अतः खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए उन्हें खेल के मैदान में ले जाना तथा अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब उनको खेल के मैदान में ले जाकर स्वयं से वो करके सीखेंगे अर्थात खेलेंगे तो वो शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। कक्षा 3 की बात है और हमारे जो दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए किन पद्धतियों का प्रयोग करेगी। पहला दिया है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को अध्ययन से
पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो देखिए करा है, नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? इस परियोजना के लिए बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन बी है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। देखिए बड़ा क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों के तर्क शक्ति का विकास करना, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। चलिए अगला देखते हैं। दिया है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इजी क्वेश्चन है। यूरेनस, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। देखिए सबसे ठंडा जो ग्रह है वो है वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको देखिए सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो प्लूटो ग्रह है वो बौना ग्रह है, वो ग्रह नहीं है, वो बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन डी है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो देखिए इसका जो ईवीएस पढ़ाने का अर्थात पर्यावरण पढ़ाने का जो कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है या फिर कारण है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसमें पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन बी है फिजियोलॉजी। ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान। ऑप्शन डी है फाइटोमोफोरलॉजी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है पौधों का भीतरी बाहरी संरचना का अध्ययन जो है फाइटोमोफोरलॉजी कहलाता है का अध्ययन। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो उद्यान है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, अर्थात करके सीखेंगे बच्चे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के अच्छे दत्त कार्य का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो है गुजरात का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? फल में, पत्ती में, शाखा में या फिर जड़ें। तो देखिए कक्षी कली जो विकसित होता है वो होता है शाखा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला। तो देखिए जो इसमें अन्य से भिन्न है वो है पेट्रोल, क्योंकि एक तरल ईंधन है, जबकि अन्य सभी
ठोस ईंधन के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। देखिए नेफेंथिस से अक्सर हर बार सीटेट एग्जाम में आता है क्वेश्चन एक ना एक। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जिसको कहते हैं घटपर्णी भी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर उड़ीसा। तो देखिए नेफेंथिस अर्थात घटपर्णी जो पौधा पाया जाता है वो पाया जाता है मेघालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। फुलर झील भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? देखिए फुलर झील जो है ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दिया है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने को क्या करना चाहिए? पोषण प्रकरण का परिचय देने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, मानव दांतों का जो है प्रतिरूप दिखाना चाहिए। ऑप्शन डी है। देखिए ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री अर्थात भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गाजीपुर, प्रयाग या फिर कन्नौज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी जो है गंगा नदी से गाजीपुर में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा इसको सुमिलित करना है। देखिए गोमती सहायक नदी है सई, टोंस का जो है वेलन, सोन का जो है कुन्हड़, चंबल का जो है पार्वती। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। दिया है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में पके हुए चावल अधिक समय तक परिरक्षित क्यों किए जा सकते हैं ये बताना है आप लोगों को। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी दिया है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में जो लंबे समय तक पके हुए चावल जो सुरक्षित रहते हैं उसका कारण है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी दिया है नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है। तो देखिए नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है झांसी। तो देखिए पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है विभिन्न एग्जामों में। जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या फिर हिमाचल प्रदेश का। देखिए शिवकिला दर्रा जो है प्रसिद्ध दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। देखिए नेपेंथिस से फिर क्वेश्चन आ गया, कई बार आ चुका है सीटेट एग्जाम में, इसलिए आप लोगों के रिपीटेड मिल रहा है।
घटपर्णी भी कहते हैं। नेपेंथिस पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहे, मेढकों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इस पादप में एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे देश में यह पादप पाया जाता है मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर देखते हैं मेघालय। तो ये आप लोग एक बार पढ़ ही चुके हैं। तो पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते हैं। भारत के समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान ले जा रहे हैं, क्या उसकी सहायता करेगा विद्यार्थियों को? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। ऑप्शन बी है बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेना। ऑप्शन सी है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। ऑप्शन डी है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़ना। तो देखिए जिसमें भी हो कि कक्षीय अधिगम को या फिर क्लास का जो अधिगम है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ना है तो वो ऑप्शन सही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। कक्षा में पोषक प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। देखिए पुनः एक बार देखिए 2 बार सीटेट एग्जाम में आ चुका है इसलिए आप लोगों को रिपीटेड मिल रहा है। तो इसका आप लोग आंसर दे इसमें देखिए एक बार सीटेट ने इसको दूसरा आंसर माना है, इसमें इसका डी माना है। पिछली बार जो है ये माना था। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। चलिए 2 बार सीटेट ने इन दोनों का अलग अलग उत्तर माना है। अगला देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, अपशिष्ट सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो संविधान के देखिए समवर्ती सूची में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, सिंधु नदी पर। देखिए नागार्जुन सागर बांध जो बना है कृष्णा नदी पे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मिजोरम या फिर असम। तो देखिए जो है राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक जो है वो है मिजोरम का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित राजधानी रेलगाड़ियों में से कौन सी सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है? 2433 चेन्नई सेंट्रल, 2431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, 2435 डिब्रूगढ़ टाउन, 2429 बंगलुरु सिटी जंक्शन। तो देखिए सबसे लंबी जो दूरी तय करती है वो करती है 2431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।